हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 लेक्चर में। तो आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो बहुत से प्रकार हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रकार है हम लोग पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग संयोजन अभिक्रिया सीखते हैं। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ओनली फॉर वन पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में संयोजित होकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे में हम लोग दे सकते हैं, जैसे हम लोग जब कोयलों को जलाते हैं, जब कोयलों को या कार्बन को जब हम लोग क्या करते हैं जलाते हैं, तो और जलता है तो जब भी जलेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का हम लोग क्या करते हैं तो जलाते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, और यही क्या कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक पदार्थ नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक पदार्थ का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे जब कल्ली चूना जब हम लोग कल्ली चूना को पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तब फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको हम लोग भाखरा चूना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाखरा चूना बोलते हैं। जो भाखरा चूना होता है, जब हम लोग क्या कहते हैं कि कल्ली चूना को H2O, तो H2O में जो भाखरा चूना जो बनता है उसे हम लोग दीवार पर पोतने के काम में करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया पूरी तरह से समझ में आया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इसका एग्जाम्पल देखें। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की कि वियोजन अभिक्रिया क्या है और उसका एग्जाम्पल समझेंगे। और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होंगे, जैसे अपघटन ऊष्मीय अपघटन होगा, अपघटन या वियोजन में ऊष्मीय अपघटन होगा, वैद्युत अपघटन होगा, प्रकाशीय अपघटन होगा। 3 प्रकार के अपघटन होंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हो रहा था, और वहां होगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में कि एक बड़े अणु के टूटने से या एक बड़े यौगिक के टूटने से वहां पे एक पदार्थ टूटेगा दो या दो से अधिक पदार्थों में। दैट इज कॉल्ड अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग अपघटन अभिक्रिया। तो आइए हम लोग अगले स्लाइड पर देखते हैं उसको। तो आइए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, तो क्या वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया या इस रासायनिक अभिक्रिया में एक बड़े अणु के टूटने से, एक बड़े यौगिक या अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं तो अपघटन अभिक्रिया या फिर क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आई रिपीट कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल अणुओं में बट जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आसान भाषा में। इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। आप सिंपल भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि जब हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है। तो ये देखिए एक पदार्थ या एक बड़े अणु दो या दो से अधिक, मतलब कि यहाँ पे दो पदार्थों का निर्माण हो रहा है जो कि नए गुण वाले हैं, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जैसे और हम लोग दे सकते हैं, जैसे जब क्या करते हैं कि H2O में हम लोग क्या कर देते हैं कि जब जल में जल H2O किसका फॉर्मूला है, जल का, जब इसमें क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। यही क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब आइए हम लोग सीखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए, आई होप हो गया होगा। देखिए, वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया जो होता है वो मुख्य रूप से हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो वियोजन अभिक्रिया एवं अपघटन अभिक्रिया होता है इसको तीन प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट में हो गया ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, और तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो आइए अब हम लोग तीनों को बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है और प्रकाशीय अपघटन क्या है। वैद्युत जो अपघटन अभिक्रिया है उसको तीन प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन के आधार पर, वैद्युत अपघटन के आधार पर एवं तीसरा प्रकाशीय अपघटन के आधार पर। ओके, देखिए ऊष्मीय अपघटन वह होता है जिसमें ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित करते हैं। जैसे हम पीछे एग्जांपल लिए थे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं कि हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा, तो ऊष्मा दिया जा रहा, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसे अपघटन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि जब एक बड़े अणु में या विलयन में, ठीक है, उसको क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे में हो जाएगा NaCl, जैसे NaCl है और इसमें क्या कर दे रहे हैं हम लोग की विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। विद्युत धारा जब प्रवाहित कर देते हैं तो Na+ और Cl- का फॉर्म बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक अणु, एक यौगिक है वो दो भागों में बढ़ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में। अब आइए प्रकाशीय अपघटन के बारे में समझते हैं। तब प्रकाशीय अपघटन वह होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या दिया जाता है, तो कोई यौगिक पर जब हम लोग प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब डालते हैं तो वहाँ पे दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है या पदार्थों में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं तो ये Ag और Br2 का फॉर्म बना लेता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका अभिक्रिया है कि जब प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को ऊपर प्रकाश डालते हैं तब किसका, सिल्वर और ब्रोमीन का फॉर्म, ब्रोमाइड का फॉर्म बनता है। देखिए यहाँ पे होता ही है जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसलिए इसका उपयोग प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होता है यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड में, इसलिए इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफी कैमरा में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत जगह पे पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग या फिर फोटोग्राफिक कैमरा में यहाँ पे किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। और उसके बाद हम लोग सीखें कि ऊष्मीय अपघटन किस प्रकार से होता है, वैद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है और प्रकाशीय अपघटन किस प्रकार से होता है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। ऊष्मीय अपघटन होता है जिसमें ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में बांट देते हैं। वैद्युत अपघटन क्या है, तो इसमें कोई एक पदार्थ में या कोई एक विलयन में कोई या यौगिक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वहां दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वहां पे कोई भी ऐसा यौगिक ले लेते हैं और उसके ऊपर जब प्रकाश डालते हैं, सूरज का प्रकाश जब डालते हैं तो वहां पे दो पदार्थों में बढ़ जाता है और वही क्या कहलाता है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वियोजन विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया पढ़ने के बाद, अपघटन अभिक्रिया पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या करता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ये अब क्रियाशील क्या होता है कि अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील, तो उसके लिए मैं अलग से एक चार्ट लेकर आया हूं। देखिए ये जो होता है जितना भी ऊपर है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं। कहने का मतलब कि इसको जब हम लोग ऑक्सीजन के मतलब खुले वायु में छोड़ते हैं तो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। जितना जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कोई भी तत्व ऑक्साइड बना लेगा वो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा। जैसे जैसे ऊपर वाला जो तत्व हैं ये सब ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं और हाइड्रोजन तक आते आते ये हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले तत्व हैं ये ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं, जबकि हाइड्रोजन से जो नीचे वाले तत्व हैं वो बहुत कम क्रियाशील तत्व है। जैसे सिल्वर का आप लोगों ने देखा होगा, चांदी को, कि बहुत ज़्यादा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया तुरंत नहीं करता है, जिसके कारण ही उसको हम लोग क्या बनते हैं कि आभूषण के निर्माण में हम लोग आभूषण के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से ऑक्साइड अपना नहीं बना पाता है। और जो इस ऊपर वाले है इसको क्या बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व हैं। तो वही यहाँ पे बोलता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे में कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग क्या लेते हैं कि ट्यूब लेते हैं और ट्यूब में क्या करते हैं कि उसमें हम लोग कील डालते हैं। जैसे क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। किसका विलयन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसमें लोहे के कील को डालते हैं। किसको डालते हैं, तो लोहे को जब कील को डालते हैं तो कुछ समय के हम लोग बाद देखते हैं कि जो कॉपर जो सल्फेट है इसका सल्फेट जो होता है ना वो कॉपर को विस्थापित करके, ये तो Fe है, और क्या होता है कि जो सल्फेट है वो पानी में ही रह जाता है, विलयन में ही रहता है, और जो कॉपर है ये इसके ऊपर परत जम जाता है लोहे के ऊपर। और ये कॉपर क्या करता है ना कि यहाँ पे ये कम क्रियाशील तत्व है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि Fe जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है देन कॉपर से। तो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पे जो लोहा है वो क्या कर लेगा कि सल्फेट के साथ मिल करके FeSO4 बना लेता है, और जो कॉपर है वो किसके ऊपर चल जाता है, तो लोहा के ऊपर चला जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हम लोग इसका अगर समीकरण लिखें तो समीकरण इस प्रकार से कुछ लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट में या फिर जब हम लोग लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग डालते हैं लोहे के कील को तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो Fe है उस सल्फेट से अभिक्रिया करके FeSO4 और प्लस में जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर दे रहा है। यानी कि यहाँ पे Fe यहाँ के जुड़ जा रहा है और कॉपर जो है उसको विस्थापित कर दे रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम लोग कि जो ज़्यादा अच्छा बच्चा होता है वो क्या करता है कि जो कमज़ोर बच्चा होता है उनको क्या कर देता है कि विस्थापित अलग कर देता है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होता है कि जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और यही क्या कहलाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया।
आया? आई होप इसको समझ में आया, आप लोगों को आया होगा पूरी तरह से कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम को ZnSO4 के साथ जब हम लोग कॉपर को किसके साथ, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या होता है कि देखिए Ag जो है वो कम क्रियाशील तत्व है, किससे, तो कॉपर से। किससे, कॉपर से। Ag यहाँ है सबसे नीचे, तो वो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील तत्व है, किससे, तो कॉपर से। तो कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके साथ मिल जाएगा, किसके साथ, कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट बन जाएगा, एवं जो Ag है, जो सिल्वर है, वो विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि कॉपर का कार्बन नाइट्रेट बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट, और जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई होप विस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में यह होता है, द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन का मतलब तो पीछे पढ़ लिए हैं, मतलब कि दो तत्वों का विस्थापन होता है यहाँ पे। ठीक है, दो पदार्थों का विस्थापन होता है। यहाँ पे इस प्रकार से इसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके, दो यौगिक क्या करते हैं कि अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो यौगिकों का निर्माण करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल लें कि जब हम लोग XY क्या करते हैं कि जब हम लोग XY AB से अभिक्रिया करवाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता है कि XA प्लस YB का फॉर्म होता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए कि देखिए, मान लिया जाए कि ये क्या है, तो धन आयन है। क्या है, ये क्या है, धन आयन है। धन आयन कौन सा है, तो ये धन आयन मतलब कि प्लस चार्ज वाला है। और मान लिया जाए कि ये क्या है, तो नेगेटिव आयन है। कौन सा आयन है, तो नेगेटिव आयन है। तो ये प्लस वाला ये माइनस के साथ मिल करके एक यौगिक का निर्माण करता है। और ये मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई चीज है नेगेटिव है, और यहाँ पे कोई चीज है पॉजिटिव है, तो ये आपस में संयोग करके एक अलग का फॉर्म बनाता है। ठीक है, ये आपस में संयोग करके ये बनाता है। ठीक है, और ये आपस में मिल करके ये बनाता है। तो देखिए, पॉजिटिव, और जब भी कोई भी पदार्थ मिलेगा तो आयन जो मिलेंगे वो धन आयन और एक ऋण आयन मिलेंगे। जब भी कोई तत्व मिलेंगे तो क्या पॉजिटिव वाला आपस में रिएक्ट होते हैं, नहीं, कभी नहीं रिएक्ट होते हैं आपस में। जब भी होगा तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के साथ आपस में रिएक्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिए। जैसे फिर हम अब कुछ तत्व को हम लोग रिएक्शन करा के हम लोग दिखाते हैं विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में। जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि NaCl के विलयन में क्या डालते हैं कि AgNO3 को डालते हैं। किसको, NaCl को क्या बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट को क्या काजी करते हैं कि NaCl के विलयन में डालते हैं, तो होता यहाँ पे है कि जो Ag है, तो Ag पर कौन सा चार्ज, ये धातु है तो पॉजिटिव चार्ज, और धातु है तो पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव के साथ मिल करके क्या बना लेता है, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ मिल करके ये AgCl का अवक्षेप बना लेता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सिंबल दिया जाता है रासायनिक समीकरण में। ठीक है, कि जब कोई भी पदार्थ अवक्षेप के रूप में बनता है तो उसको हम लोग नीचे तीर चिन्ह द्वारा दिखाते हैं, और कोई अगर गैस के फॉर्म में बनता है प्रतिफल तो उसे हम लोग ऊपर चिन्ह के द्वारा इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जो धन आयन है वो ऋण आयन के साथ मिल करके एक AgCl यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है। और जो Na है, जो सोडियम है, वो Na3 के साथ मिल करके NaNO3 बना लेता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका एग्जांपल। तो देखिए यहाँ पे अपने आयनों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, कि जो ये क्लोरीन है इसका ऋण आयन यहाँ पे धन आयन के साथ दूसरे यौगिक के धन आयन के साथ प्रदान हो गया। ठीक है, इसके साथ मिल गया, और जो इसका धन आयन है वो ऋण आयन के साथ मिल करके एक अलग यौगिक का निर्माण कर गया।
ठीक है। तो यही कहता है कि यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो यौगिक नए यौगिक का निर्माण बनाते हैं, और यही कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके बारे में? तो द्विविस्थापन हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग FeS को, जब फेरस सल्फाइड को हम लोग H2SO4 के विलयन में डालते हैं, H2SO4 के विलयन में डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल फेरस सल्फाइड, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में FeS फेरस सल्फाइड को डालते हैं, तो यहाँ पे क्या करता है कि फेरस का सल्फेट बन जाता है, फेरस का सल्फेट, ठीक है, आयरन का सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट, और H2S बना लेता है, H2S बन जाता है। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जो सल्फर है, तो सल्फर का कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो ये जो है उस सल्फेट के साथ मिल करके, देखिए ये जो है H2 के साथ मिल करके थे, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज, और Fe यानी कि आयरन पर कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज, और सल्फेट पर कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा कि सल्फेट पर 2- का होता है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज ये इसके साथ रिएक्ट करके फेरस का सल्फेट, कौन सा सल्फेट? फेरस सल्फेट बनाता है, और जो ये सल्फर है वो H2 के साथ मिल करके H2S बनाता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्म बनाता है। तो एक अलग यौगिक हुआ और एक अलग यौगिक हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा? आयनों का आदान प्रदान हो रहा कि प्लस वाला एक माइनस इस यौगिक के माइनस वाला के साथ मिल रहा, यानी कि ऋण आयन के साथ मिल रहा, और इसका जो धन आयन है दूसरे यौगिक के ऋण आयन के साथ मिल करके एक यौगिक बना रहा है, और जो S है वो ऋण आयन अगले के धन आयन के साथ मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से दो यौगिक के आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, और यही कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग पीछे भी इस एग्जाम्पल का जिक्र कर चुके हैं कि NaCl के विलयन में, NaCl के जब विलयन में हम लोग किसको डालते हैं कि AgNO3 को डालते हैं, तो क्या होता है कि Na जो होता है वो NO3 के साथ मिल करके NaNO3 बनाता है, और Ag जो है वो Cl के साथ मिल करके एक अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है। AgCl, जो Ag है सिल्वर है, वो क्लोरीन के साथ मिल करके सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है, और ये है कौन? NO3, Na के साथ मिल करके सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये AgCl है वो ठोस के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अवक्षेप पदार्थ। अवक्षेप पदार्थ तो कुछ इस प्रकार से होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कि इस अभिक्रिया में होता ही है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई जो प्रतिफल होता है वो ठोस के रूप में प्राप्त हो जाता है, और यही कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। पांचवा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके जल तथा किसका निर्माण करता है? लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में, तो वहां आप लोगों को बताएंगे हम कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे वहां पे कि अम्ल, क्षार तथा उदासीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है, और यही अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आई होप उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों को अच्छा से डिफिनेशन इसका अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जब हम लोग HCl क्या है? तो एक अम्ल है। ये आप वहाँ पे जब अम्ल और क्षार पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा से यहाँ समझ में आएगा कि अम्ल क्या है और लवण क्या है और क्षार क्या है,
या भस्म क्या है, क्षार और भस्म एक ही नाम है। जब हम लोग HCl को क्या करते हैं कि NaOH के साथ मिलाते हैं, ये एक अम्ल है, लिख देते हैं हम अम्ल है, और ये एक भस्म है, भस्म है। तो जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो NaCl एक लवण का निर्माण करता है। NaCl एक क्या है, तो लवण है, ठीक है। लवण कहने का मतलब कि सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि नमक, नमकीन लगेगा, ठीक है। तो NaCl और H जो है वो OH के साथ मिल करके H2O का फॉर्म बनाता है, यानी कि यहाँ पे ये लवण हो गया और ये हो गया जल। तो डिफिनेशन भी हम लोग को यही कह रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो KOH के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे जो जो पोटेशियम है उस सल्फेट के साथ मिल करके पोटेशियम का सल्फेट बना लेता है, और जो OH है वो H2 के साथ मिल करके, OH है जो H2 के साथ मिल करके जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, K2SO4 लवण है, और ये क्या है, जल है। तो लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, तो भस्म है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, और वही अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छा समझ में। अब हम लोग छठा अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जो कि है ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया के बारे में। और इन दोनों अभिक्रियाएं जो होती है वो साथ साथ होती है, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण एवं उपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन अभिक्रिया, और अवकरण का दूसरा नाम क्या है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण का उपचयन और अवकरण का अपचयन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण कहने का मतलब कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है और हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यानी निष्कासन हो रहा है, और वही क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन यहाँ पे जुट रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो जुट रहा है कार्बन में। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग S को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो SO2 का फॉर्म बनता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। सल्फर के साथ कौन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप यहाँ हम लोग डिफिनेशन बोल रहा है कि ऑक्सीजन को जुड़ाव तो देख रहे हैं, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग HCl को क्या किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड के साथ क्या करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे जब HCl को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो मैग्नीज है वो किसके साथ, Cl का साथ मिल करके मैग्नीज का क्लोराइड बना लेता है, मैग्नीज का क्लोराइड, और प्लस में जो O2 है वो H के साथ मिल करके मैग्नीज जो है, नहीं यहाँ पे जो होगा मैग्नीज क्लोराइड, हाँ ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड, और जो H2 है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके 2H2O का फॉर्म बनाता है, 2H2O का फॉर्म बनाता है, मतलब कि दो जल का निर्माण करता है, और प्लस में हाइड्रोजन दो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकल करके एक अलग गैस बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अवकरण एवं उपचयन अभिक्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जस्ट ऑपोजिट होगा, विपरीत होगा, कि जिस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, उसी प्रकार से अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना एवं ऑक्सीजन का हटना होगा। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुटना तथा ऑक्सीजन का हटना, यही क्या कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो अवकरण अभिक्रिया। जैसे H2Cl 2 के साथ मिलता है तो 2HCl बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है किसके वजह से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है, जिसके वजह से किसका निर्माण हो रहा है, तो 2HCl का निर्माण हो रहा है। जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से लेते हैं कि ऑक्सीजन का हटने के लिए, तो ऑक्सीजन के हटने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इस साइड में, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में, जब हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को H2 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ, H2 के साथ जब हम लोग क्या करते हैं तो रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो क्या करता है ना कि यहाँ पे किसको निष्कासन करना है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन कर देना है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो H2 है वो कॉपर के साथ जो कॉपर है वो अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। कॉपर जो है अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है, जो कॉपर का जो ऑक्साइड है किप्रिक ऑक्साइड, वो हाइड्रोजन तो यहाँ जुट रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जा रहा है। हाइड्रोजन जुट नहीं है यहाँ पे रहा, ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, तो अलग होकर H2 के साथ मिल जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ा हो रहा है, और यही अभिक्रिया अवकरण एवं अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ये बता दें कि ये जो अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया, ये कभी भी अकेला नहीं होता है। ये जब भी होते हैं तो दोनों साथ में होते हैं, सदैव हमेशा साथ में होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ये जो दोनों अभिक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया एवं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ये दोनों आपस में साथ साथ होते हैं। और जो साथ साथ रिएक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना एवं हाइड्रोजन का हटना होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा ऑक्सीजन का जुटना तथा हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तथा हाइड्रोजन का जुटना तथा ऑक्सीजन का हटना अवकरण अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हैं, और ये जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होते हैं उसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया अकेला नहीं होगा और कभी भी अवकरण अभिक्रिया अकेला नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ, अगर यही एग्जांपल लिए हैं ऑक्सीकरण के लिए, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दोनों हो रहा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो हट रहा है, लेकिन एक जगह पर देखें तो ऑक्सीजन भी जुट रहा है हाइड्रोजन के साथ। देखिए H2O ऐसी बन गया। H2O कैसे बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ जुट रहा है, इसीलिए H2O बना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुट रहा है और हाइड्रोजन भी हट रहा है, इसीलिए रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ। तो इसीलिए बोलता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि कभी भी अकेला नहीं होता है। जैसे इस अभिक्रिया के लिए हम एग्जांपल देखें तो ये भी एक अभिक्रिया उसी का है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। ये एक अवकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा और एक रिडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए तो कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है,
वियोग हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा कि अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। और कहीं पे जाकर देखिए कि ऑक्सीजन जो है वो H2O के साथ जुट करके क्या बना रहा, तो जल बना रहा, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, जो H2 जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुटेगा तब कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ऑक्सीजन किसी में जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे देखिए कॉपर, तो यहाँ पे यहीं पे क्या हो रहा कि ये वाला क्या हो रहा, अलग हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अवकरण। अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि अवकरण यहाँ पे क्यों हो रहा है और ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वहां से ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण अभिक्रिया हुआ। और यहीं पे देखें तो ऑक्सीजन जो है इससे क्या हो रहा है, तो जुट रहा है और जुट करके जल का निर्माण कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। तो इसीलिए बोलता है कि कभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया अकेला नहीं होता है, हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं किसका अवकरण अभिक्रिया के बारे में समझ में आया होगा और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी समझ में आया होगा। क्योंकि क्यों, तो ये दोनों अभिक्रिया जब दोनों अभिक्रिया साथ में होता है उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आई होप अच्छा से समझ में आया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया।